टू बॉल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट एट 1 सेकेंड इंटरवल ऑफ टाइम। दो बॉल्स को ड्रॉप किया हमने, एक ही हाइट से ड्रॉप किया है, लेकिन उनके बीच में जो टाइम इंटरवल है वो 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल रहा है। द सेपरेशन बिटवीन द टू बॉल्स आफ्टर 3 सेकेंड्स ऑफ द ड्रॉप ऑफ द फर्स्ट बॉल। पहली बॉल के 3 सेकेंड बाद उनका सेपरेशन पूछ रहे हैं। तो पहली बॉल को तो चलते हुए 3 सेकेंड का टाइम हो गया होगा, जबकि दूसरी बॉल को सिर्फ 2 सेकेंड का टाइम हुआ होगा। ठीक है, यानी पहली जो बॉल आपने ड्रॉप करी है फर्स्ट, उसको तो टोटल चलने का जो टाइम मिला होगा, जो टोटल 3 सेकेंड का टाइम हुआ होगा। 3 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 5 मीटर, 15 मीटर और 25 मीटर। ये इन एक एक सेकंड का होता है, तो टोटल 3 सेकंड में ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी फर्स्ट बॉल। जबकि जो दूसरी बॉल है वो 1 सेकंड के बाद ड्रॉप की गई है, तो 1 सेकंड कम टाइम मिलेगा उसको चलने के लिए, तो उसको सिर्फ 2 सेकंड का टाइम मिला होगा। तो वो जो है वो सिर्फ कितना ट्रेवल कर पाएगी, 5 मीटर प्लस 15 मीटर। तो उनके बीच में जो गैप रहेगा 3 सेकंड के 3 सेकंड के बाद जो इनके बीच में जो गैप रहेगा वो 25 मीटर का रहेगा। पहली बॉल को तो टोटल 3 सेकंड मिले चलने के लिए, दूसरी बॉल को सिर्फ 2 सेकंड मिले चलने के लिए, तो उनका जो गैप होगा वो होगा 25 मीटर का है। डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस, उसकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है, वो वेरिएशन आपको दिया हुआ है। और पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पोजीशन पूछ रहे हैं जब उसने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मैक्सिमम स्पीड अचीव करी होगी। ठीक है, तो इस पहले पोजीशन का एक्सप्रेशन लिखते हैं। वो दिया आपको 9t² माइनस टी क्यूब, और पोजीशन तो ये है। तो वेलोसिटी पूछ रहे हैं, वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी होगी आपकी 18t माइनस 3t²। ये वेलोसिटी होगी, और इस वेलोसिटी को मैक्सिमाइज करना है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इस वेलोसिटी को मैक्सिमाइज करना है। तो यानी वेलोसिटी का डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी का डेरिवेटिव निकालेंगे 18 माइनस 9t, और उसको क्या पुट करेंगे, जीरो। तो वहाँ से टाइम आया है आपका 2 सेकंड। 2 सेकंड पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, लेकिन आपसे टाइम नहीं पूछ रहे हैं, आपसे पोजीशन पूछ रहे हैं। तो 2 सेकंड की वैल्यू वापस से इस इक्वेशन में डालेंगे, तो पोजीशन आपकी आ जाएगी 9 × 4 माइनस 8। तो ये आपकी आ जाएगी 36 माइनस 8। तो ये आना चाहिए आपका 28 मीटर आनी चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये आपको पोजीशन दी गई है, और हमें निकालनी है पोजीशन, बतानी है जब वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम हो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो इस पोजीशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी आपकी आएगी 18t माइनस 3t²। ठीक है, ये आपकी आ गई वेलोसिटी, और उसको मैक्सिमाइज करना है। तो उसको डिफरेंशिएट करके ज़ीरो डाला, तो वो टाइम 2 सेकंड आया कि 2 सेकंड पे जो है वो मैक्सिमम आ जाएगी। अब टाइम की 2 की वैल्यू, ओके यहाँ गड़बड़ कर दिया मैंने, तो ये 9 नहीं आएगा। दूसरी बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ गड़बड़ हो गई, ये आना चाहिए 60। और जब इसको जीरो पुट करेंगे तो टाइम 2 सेकंड नहीं, टाइम 3 सेकंड आएगा। तो जो पोजीशन आएगी कहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो वो आपकी आ जाएगी 9 × 3 का स्क्वायर 6 माइनस 3 का क्यूब 27। तो ये आ जाएगा 54 माइनस 27, और 54 माइनस 6 भी नहीं आएगा यहाँ पे, ये t² है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, ये 9 81 माइनस 27। तो ये 54 मीटर आ रही है, वो पोजीशन आ रही है 54 मीटर जिस पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी ए पार्ट। तो इसका आंसर बनेगा पिछले वाले का ए पार्ट। ठीक है, अगला वाला करते हैं। इसमें क्या है, एक बुलेट है वो इमर्ज कर रही है बैरल से। बैरल की लेंथ 1.2 मीटर है और स्पीड 640 मीटर पर सेकंड है,
और कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपने अज्यूम करना है। अप्रॉक्सीमेट टाइम पूछ रहे हैं जिसमें जितनी देर तक वो जो बुलेट है वो बैरल में रहेंगी, वो टाइम पूछ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल है, ऐसे समझिए आप इसको। ये मान लिया बैरल है और बैरल की लेंथ है 1.2 मीटर। इनिशियल स्पीड 0 मान लेते हैं। फाइनल स्पीड जो है वो आपको दी हुई है 640 मीटर पर सेकंड। और टाइम पूछ रहे हैं कितनी देर तक ये गन के बैरल में बुलेट रही। तो अगर एवरेज एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो पूरे मोशन की जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो होती है इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, और वो आपकी आ जाएगी 320 मीटर पर सेकंड। ये एवरेज वेलोसिटी है। अगर एवरेज वेलोसिटी 320 मीटर पर सेकंड है तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम होगी टोटल लेंथ अपॉन एवरेज वेलोसिटी। लेंथ है आपकी 1.2 मीटर और एवरेज वेलोसिटी है 320 मीटर पर सेकंड। तो आप इससे डिवाइड करोगे, अप्रोक्सीमेट टाइम जो मिलेगा वो 4 मिली सेकेंड के आसपास आपको मिलेगा, अप्रोक्सीमेट। A particle moves in a straight line with constant acceleration. It changes its velocity from 10 meter to 20 meter per second while passing through a distance of 125 meter in t seconds. The value of t, ये भी वैसे क्वेश्चन है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 135 मीटर, कितने टाइम में ट्रेवल करी है, टी टाइम में। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, और एवरेज वेलोसिटी होगी आपकी इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, यानी ये होगी 15 मीटर पर सेकेंड। तो जो टाइम आपका आ जाएगा वो आपका आएगा 9 सेकंड। 9 सेकंड का टाइम लगेगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में वेलोसिटी दी है पार्टिकल की ए और बी के टर्म्स में। ए और बी कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट्स होंगे या कैसे भी कांस्टेंट होंगे, और डिस्टेंस निकालनी है बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड। तो बना लेते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी है। वी को लिखेंगे हम dx बाई डी टी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। डी टी को इधर ले आते हैं और इंडिकेट कर देते हैं। आपको डिस्प्लेसमेंट बतानी है, डिस्टेंस बतानी है 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में। तो टाइम की लिमिट डालेंगे 1 से 2, और ये यहाँ से x मिल जाएगा आपको। तो ए टी का बनेगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बी टी स्क्वायर का बनेगा टी क्यूब बाई 3, लिमिट्स 1 to 2। तो जब 2 पहले लिमिट डालेंगे तो आएगा 2a प्लस 2 का क्यूब 8b बाई 3 इनिशियल लिमिट, माइनस फाइनल लिमिट 1 डालेंगे तो ये आ जाएगा a बाई 2 प्लस b बाई 3। तो 2a माइनस a बाई 2 करेंगे तो 3 बाई 2a आ जाएगा, प्लस 8 बाई 3 माइनस b बाई 3 करेंगे तो 7 बाई 3 b आ जाएगा। यानी ये बनेगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी कह सकते हो आप इसको, 3 बाई 2a प्लस 7 बाई 3b। सी पार्ट आंसर मिलेगा आपको। In 1 second, a particle goes from point A to point B, moving in a semicircle of radius 1 मीटर। और एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होगा, और टोटल डिस्प्लेसमेंट तो इसमें 2 मीटर होगा, डायमीटर के बराबर होगा। और टाइम कितना लगेगा, तो टाइम हम यहाँ से निकालेंगे, डिस्टेंस होगी पाई आर, और 1 सेकेंड में गया है ये, तो ये लगेगा आपको टाइम। टाइम क्या होगा, पाई आर अपॉन 1, आर की वैल्यू भी 1 है और ये भी 1 है। तो सॉरी, जो टाइम आपका आएगा, टाइम तो आपको दे ही रखा है 1 सेकेंड, टाइम की ज़रूरत ही नहीं है, टाइम तो 1 सेकेंड दिया हुआ है। तो डिवाइडेड बाई 1, एवरेज वेलोसिटी जो आ गई वो 2 मीटर पर सेकेंड आ गई, बी पार्ट। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका 2 मीटर होगा, टाइम 1 सेकेंड है, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड बनेगा, बी पार्ट आंसर बनेगा, ए पार्ट नहीं बनेगा। इसका आंसर क्या बनेगा, बी पार्ट। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए जीरो रिजल्टेंट। अब मैग्नीट्यूड बराबर है तो अपोजिट हो जाएगी, तो 2 वेक्टर से ही जीरो रिजल्टेंट मिल जाएगा, आंसर बनेगा इसका ए पार्ट।
दो वेक्टर्स दिए हैं आपको ए और बी सच दैट उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो ऐसा तभी होता है जब दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल हो, 90 डिग्री। इसमें भी कह रहे हैं दो वेक्टर्स हैं, उनका रिजल्टेंट सी है और पाइथागोरस थ्योरम भी फॉलो हो रही है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब ए और बी के बीच में कितना एंगल हो, 90 डिग्री। सो योर आंसर इज बी पार्ट। दो न्यूमेरिकली इक्वल फोर्सेज हैं पी और किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, उनका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो भी पी के ही बराबर है। तो ऐसा तब होता है जब दोनों के बीच में एंगल कितना दिया हो आपको, 120 डिग्री। फोर्स वेक्टर आपको दिया है और एक मास है वो एस्लेट करता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और बॉडी का मास पूछ रहे हैं कितना होगा। तो सिंपल है, हम एफ इजकल टू एम ए लगाने जा रहे हैं। मास आपको निकालना है, एस्लेशन दिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फोर्स का मैग्नीट्यूड हम डालेंगे मास इंटू एस्लेशन का मैग्नीट्यूड। एस्लेशन का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो √36 प्लस 64 प्लस 100 इज इक्वल टू मास इंटू एस्लेशन कितना है 1। तो ये जो मास आएगा वो आपका आ जाएगा 10√2 kg। अंडर रूट के अंदर 200 बनेगा, ये पूरा 200 का मतलब हुआ 10√2। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि ये फोर्स है और इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, इसका टॉर्क बताना है। तो जब भी आप टॉर्क निकालोगे, पोजीशन वेक्टर भी दिया है और एफ भी दिया है, तो वो क्या होता है, आर क्रॉस एफ। तो आराम से आप डिटर्मिनेंट बनाओ, इसमें आई कैप, जे कैप, के कैप, और आर की जो वैल्यूज हैं वो है 7, 3, 1 और एफ की है -3, 1 और 5। तो देखते हैं आई कैप के साथ क्या आने वाला है। तो आई कैप के साथ आने वाला है 15 - 1 यानी 14 आई कैप। माइनस जे कैप के साथ क्या आने वाला है, तो 35 माइनस ऑफ -3, 35 प्लस 3 38 आ जाएगा, -38 जे कैप। प्लस के कैप के साथ क्या आने वाला है, तो आने वाला 7 माइनस ऑफ -9, 7 माइनस ऑफ -9 तो ये 16 आ जाएगा, 16 के कैप। तो ये आंसर आपका जो बना वो आया 14 आई कैप माइनस 38 जे कैप प्लस 16 के कैप। सो योर आंसर इज ए पार्ट। इसमें एक यूनिट वेक्टर दिया है माई 0.5 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप, और सी की वैल्यू पूछ रहे हैं कि सी की वैल्यू कितनी होगी। तो यूनिट वेक्टर है तो सिंपल है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। तो अंडर रूट ऑफ 0.5 का स्क्वायर 0.25 प्लस 0.8 का स्क्वायर 0.64 प्लस सी स्क्वायर, और ये जो है ये होना चाहिए आपका 1। तो 0.89 तो ये बनेगा, प्लस सी स्क्वायर जो है वो 1 होगा, तो सी स्क्वायर जो आएगा वो आपका आएगा 0.11 और सी निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ 0.11 आपको आंसर मिलेगा। सो योर आंसर इज बी पार्ट। इसमें कह रहे हैं व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप अलॉन्ग आई प्लस जे कैप। इस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है इस वेक्टर के अलॉन्ग। तो मान लिया ये वेक्टर ए है और इसका नाम रखते हैं बी, और ए का कंपोनेंट निकालना है बी के अलॉन्ग, तो वो बनेगा ए डॉट बी कैप, और कंपोनेंट वेक्टर चाहिए तो इनटू बी कैप। तो ए है आपका 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, उसका डॉट प्रोडक्ट करना है बी कैप के साथ। बी कैप होगा आपका आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2, और फिर इससे जो भी आंसर आएगा उसको फिर से बी कैप से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2। तो कितना आने वाला, तो ऊपर तो मुझे लग रहा है यहाँ 7/√2 आ जाएगा, और इस √2 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/2 आ जाएगा, वो 7/2, और यहाँ बचेगा आपका आई कैप प्लस जे कैप। सो योर आंसर इज डी पार्ट। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में एंगल कितना होगा, तो वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, तो उनके बीच में एंगल होगा 180 डिग्री। व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ 3 आई कैप प्लस 4 के कैप ऑन वाई एक्सिस। तो वाई का तो कोई कंपोनेंट ही नहीं है, तो वाई के एक्सिस के अलॉन्ग जो प्रोजेक्शन होगा वो 0 होगा। सो द आंसर इज डी पार्ट, नन ऑफ दीज। इसमें कह रहे हैं कि ए और बी का रिजल्टेंट सी है, और सी जो है अल्फा एंगल बना रहा है ए से और बीटा एंगल बना रहा है बी से। तो सिंपल सी बात यह है कि जो वेक्टर बड़ा होगा उससे रिजल्टेंट पास होता है। तो अगर ए बी से बड़ा है तो इसका आंसर बनेगा सी पार्ट, और सी पार्ट यहाँ पूरा नहीं आया। सी पार्ट में ये लिखा है कि ए वेक्टर अगर बी से मैग्नीट्यूड में बड़ा है तो अल्फा एंगल बीटा से क्या हो जाएगा, छोटा। बिल्कुल सही है, ये जो वेक्टर बड़ा होता है रिजल्टेंट उसी के पास होता है। What should be the angle between change in vector A and vector A so such that change in vector A is equal to
मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेक्टर ए इज इक्वल टू चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें समझना आपको वेक्टर ए के बीच में और चेंज इन वेक्टर ए के बीच में एंगल पूछ रहे हैं, और कंडीशन ये दी है कि डेल्टा ए वेक्टर ए में होने वाला चेंज का मैग्नीट्यूड वही है जो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड में होने वाला चेंज है, यानी वेक्टर ए में होने वाला चेंज का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड में होने वाला चेंज बराबर है, ठीक है। तो ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब डायरेक्शन ना बदली हो, उसी डायरेक्शन में रहा हो और वेक्टर ए बढ़ गया हो, ठीक। तो ये होगा वेक्टर ए में होने वाला चेंज, और वेक्टर ए में जो चेंज हुआ है वो पूरा का पूरा उसके मैग्नीट्यूड में चेंज के बराबर है। वेक्टर ए में जो चेंज हुआ है वो पूरा का पूरा उसके मैग्नीट्यूड में चेंज के बराबर है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। अगर ऐसे हो गया, मान लिया वेक्टर ए यहाँ है और फिर थोड़ा सा घूम गया, और तो ये बनेगा चेंज, ये बनेगा वेक्टर ए में होने वाला चेंज, और उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड में होने वाले चेंज के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा ए पार्ट, और इसको बेहतर है कि क्लास में डिस्कस करें, वो ज़्यादा ठीक है, ठीक है। तो इसको क्लास में डिस्कस करेंगे, वो ज़्यादा बेटर है। एंगल बिटवीन पी एंड क्यू इज थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी डॉट क्यू क्रॉस पी। तो जब आप क्यू क्रॉस पी करोगे तो क्यू क्रॉस पी जो वेक्टर आएगा वो पी के परपेंडिकुलर आएगा, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0, बी पार्ट। इसमें ए और बी दो वेक्टर्स हैं, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, और यूनिट वेक्टर आपको बताना है जो दोनों के ही परपेंडिकुलर हो। दोनों के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर होता है, इसको ईटा कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो होता है आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा। तो ये या तो आप इसको ऐसे लिख लो, ये भी ठीक है, या ए और बी से अगर आप डिवाइड करोगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए कैप क्रॉस बी कैप डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो आपका आंसर ये बी पार्ट भी मैच कर जाएगा। इसमें दो वेक्टर्स दिए, एक वेक्टर p है, एक वेक्टर q है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, p डॉट q को कर देते हैं हम 0। तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, एक तो आएगा a माइनस 3 और एक ब्रैकेट में आएगा a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी a की वो किसके बराबर आ रही है, 3 के बराबर आ रही है। सो योर आंसर इज ए पार्ट। लास्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एक वेक्टर है ए, उसको रोटेट कर दिया थीटा एंगल से, और चेंज पूछ रहे हैं कितना चेंज हो जाएगा वेक्टर ए में। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेक्टर ए। वेक्टर ए है, उसको थीटा एंगल से घुमा दिया, यहाँ पहुंचा दिया, तो चेंज होगा वो ये होगा। और इक्वल मैग्नीट्यूड्स के अगर वेक्टर हो तो उनका जो डिफरेंस होता है डेल्टा ए में होने वाला जो डिफरेंस होगा, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं, ये भी ए के बराबर होगा, ये भी ए के बराबर होगा, सिर्फ थीटा एंगल से घुमाया है, तो इसमें जो चेंज आएगा, जो इसका डिफरेंस होगा, वो होगा 2a साइन थीटा बाई 2। इनका सम होता है 2a कॉस थीटा बाई 2। सो योर आंसर इज ए पार्ट।